सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी भव्या शर्मा और स्वागत है आप सभी का परिष्कार के प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी आपके 12th बोर्ड्स के एग्जामिनेशन आ रहे हैं और सबसे पहले जब पेपर हमारा आता है तो हमें ये चिंता सताती है कि कैसा पेपर आएगा, क्या उसका फॉर्मेट रहेगा और कैसे हमें उसके आंसर्स को लिखना है। तो ये हमारे परिष्कार के एक्सपर्ट्स की तरफ से आपके लिए एक मॉडल पेपर बनाया गया है। जैसे कि आज मैं प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने बायोलॉजी का आपका पेपर, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आते हैं और उनका आंसर राइटिंग किस तरीके से करना है। कीवर्ड्स तक आपको वहाँ पे बताया गया है, क्योंकि मेन रोल जो है वो वही प्ले करता है। देखिए, चलिए इस पे चर्चा करते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शंस हमारे एग्जाम के लिए क्या होगा। आपके पास क्या है, 33 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आपके पास 33 क्वेश्चंस आएंगे और सभी क्वेश्चंस क्या है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी कि आपके पास वहां पे कोई भी चॉइस जो है वो आपको नहीं दी जाएगी कि आप ये कर लो और ये कर लो, जैसा जनरली आता है। क्या है, 33 क्वेश्चंस आएंगे, वो सारे आपको ऑप्ट करने होंगे, सारे आपको अटेंड करने होंगे। और आपका जो पेपर होता है वो क्या होगा, 5 सेक्शंस के अंदर, 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड होगा 33 क्वेश्चंस के साथ, जिसमें ए बी सी करके इस तरीके से सेक्शन जो है वो डिवाइडेड होंगे। कुछ जो है वो आपके क्या है, ऑब्जेक्टिव आते हैं। जैसे सेक्शन ए जो होगा उसमें 16 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 1 मार्क का होगा, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क्स के हो जाएंगे वो। उसके बाद सेक्शन सी में जो है वो 7 क्वेश्चन होते हैं और 3 मार्क्स के होंगे। सेक्शन डी के अंदर 2 जो है वो केस स्टडी टाइप जो है आपके क्वेश्चंस आते हैं 4 नंबर के, और सेक्शन ई के अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं, कितने, 5 नंबर के। इस तरीके से क्या है, आपके 33 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट आ जाते हैं और आपको कोई भी चॉइसेस उसके अंदर नहीं मिलती है। ठीक है, A student has to attempt only one of the alternatives in such question। अगर आपको वहाँ पे दी जाती है अगर चॉइसेस, उस हिसाब से तो क्या होगा, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन वहाँ पे क्या होगा, ऑप्ट करना होगा। wherever necessary neat and properly labeled diagrams should be drawn। देखो, हमारा बायो का जब हम बात करते हैं तो बायो के अंदर क्या है, डायग्राम जो है वो बहुत ही एक खास अहमियत रखते हैं, कि यानी कि डायग्राम वहाँ पे बने हुए बहुत ज़रूरी होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास समय कम रहा है, टाइम कम रहा है, आपको क्वेश्चन ऑप्ट करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, वहां पे डायग्राम बनाएंगे और वो भी लेबल्ड होना चाहिए अच्छे से। हर चीज जो है वो एरो लगा के उसमें आप बताएंगे, उसके बाद ही आप उसको ऑप्ट करेंगे। डायग्राम बनाने के बाद क्या है, आप उसके आंसर को एक्सप्लेन कर दीजिए, जो आपके लिए और भी इजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि डायग्राम आपके सामने बना हुआ होगा तो आपको पॉइंट जो है वो आपस में ध्यान में रहेंगे, आप देख देख के उसके अंदर क्या है लिख सकते हैं। चलिए, तो सेक्शन ए से हम शुरू करेंगे। यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं इसके अंदर। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने रखा है, क्योंकि मॉडल पेपर है उस हिसाब से, क्या, The sexual reproduction is the fusion of male and female gametes। Male और female gametes का fusion है sexual जो है। Which of the following plant group have all 3 types? आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस, ये तीनों हमने देखे होंगे। ठीक है, आइसो, एनाइसो, ऊ, जो उनका मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, उसके हिसाब से क्या है वो एक जैसे दिखते हैं या एक जैसे नहीं दिखते हैं, वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। तो ये तीनों जो है वो किसके अंदर पाए जाते हैं, क्या वो एल्गी में है, ब्रायोफाइटा में है, टेरिडोफाइटा में है या एंजियोस्पर्म में है। ये क्वेश्चन इस तरीके से हमारे अगर आता है तो हमें यहाँ पे क्या है, एक बस चूज करना है हमें, सेक्शन ए से 1 नंबर का वो वहां पे हमारा हो जाएगा। तो आइसो, एनाइसो और ऊगेमस तीनों जो जिसमें होंगे वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्गी हो जाएगा। देखिए, एंजियोस्पर्म में तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ये तो पूरी तरीके से डेवलप्ड प्लांट क्लास में आए गए थे। ना ही ब्रायो और टेरिडो में होता है, तो ऐसा कहाँ होता है, एल्गी के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गिवन बिलो आर 4 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड देयर मोड्स ऑफ एक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। अब यहाँ पे एक मेथड दिया है कॉन्ट्रासेप्टिव का और उसके बाद क्या, मोड ऑफ एक्शन दिया है। अब आपको बताना है कि इसमें जो करेक्ट है वो कौन सा है। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिया गया है। जैसे फर्स्ट आपका कॉन्डोम। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को बताता है कि वो किससे रिलेटेड है, वसेक्टमी, पिल है, ट्यूबेक्टमी है। अब यहाँ पे आगे क्या है, सारे दिए हुए हैं। ओवम नॉट एबल टू रीच फैलोपियन ट्यूब, या प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, सीमन कंटेन्स नो स्पर्म, या फिर प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग द सर्विक्स। यानी कि ये जो मोड ऑफ एक्शन है इन मेथड्स का किस तरीके से होता है, उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं।
ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो सबसे इजी होते हैं। आप एक अगर इसमें से कोई भी मैच कर पाते हैं, एक अगर कोई भी आप मैच कर पाते हैं तो क्या है, आपके सारे जो बाकी के हैं वो आपके लिए इजी हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि कॉन्डम जो है उसमें क्या होगा, ओवम नॉट एबल टू रीच फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, वहां पे जो ओवम होगा वो हमारा फेलोपियन ट्यूब के पास ही नहीं पहुंच पाता है। वैसेक्टमी की जब बात करते हैं तो क्या होगा, प्रिवेंट कर देगा वो किसको, ओव्यूलेशन को। ओव्यूलेशन वहां पे नहीं हो पाएगा। पिल है तो वो क्या करेगा, प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग द सर्विक्स, उसको वहां पे पहुंचने से वो रोक देगा। ट्यूबेक्टमी है तो वो क्या करेगा, सीमन जो है वो स्पर्म के पास ही नहीं होगा, मतलब जो सीमन है उसके पास क्या होगा, स्पर्म नहीं होगा। तो इस तरीके से इक्वेशन हो जाएगा। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड रेसिड्यूज विल कंस्टिट्यूट द हिस्टोन कोर। हिस्टोन हमें पता है डीएनए के साथ पाया जाता है, डीएनए एंड हिस्टोन का एक कॉम्बो होता है। तो उसके अंदर हमें बताना है कि कौन से अमीनो एसिड होते हैं। तो जब बात करते हैं हिस्टोन की तो वहां पे हमारे क्या होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन जो है वो वहां पे पाए जाते हैं। हिस्टोन के ऊपर जो चार्जेस होते हैं उनको कौन लगाता है, लाइसिन और आर्जिनिन जो है वो उसको वहां पे लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज डेवलपमेंट ऑफ अ common set of function in a group of different ancestry, dissimilar set of function in closely related groups, common set of structure in closely related groups, dissimilar set of function in unrelated groups। तो अब हमें ये बताना है कि evolutionary convergence, ठीक है, convergence यानी कि साथ में जो मिल रहे हैं वो किसका सेट है यहाँ पे, क्या वो common set of function का in group of different ancestry यानी उनके अलग अलग ancestry है वो, dissimilar set of function in closely related, क्या वो आपस में related है, common set of structure in a closely related groups, या फिर dissimilar set of function in unrelated groups। तो जब हम बात करेंगे evolutionary convergence की तो वो यहाँ पे क्या होता है, कॉमन सेट ऑफ फंक्शन इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री, यानी कि जो एंसेस्टर है उनके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, पर फंक्शन उनके क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस के ऊपर क्या है, हमारे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट है, एपिस मेलिफेरा आर किलर बीज, ठीक है, possessing toxic bee venom, identify the treatment and the type of immunity developed from the given table to treat a person against the venom of this bee। यानी ये अगर जो मक्खी है हमारी, जो मक्खी है एपिस मेलिफेरा, अगर उसने किसी को काट लिया है तो उसके जो जहर है उसको कम करने के लिए उसके अगेंस्ट में यहाँ पे क्या होता है, रेमेडी और इम्यूनिटी। इनएक्टिवेटेड प्रोटीन्स होंगे और क्या वो एक्टिव होंगे, प्रोटीन्स ऑफ द वेनम पैसिव, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज पैसिव, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव। तो इस तरीके से हमको ये बताना, तो ये क्या होता है, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होते हैं इसके खिलाफ और वो कैसे होते हैं, पैसिव होते हैं। तो ये आपके इम्यून सिस्टम वाले चैप्टर से आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इंटरफेरेंस आर मोस्ट इफेक्टिव इन मेकिंग नॉन इन्फेक्टेड सेल्स रेजिस्टेंट अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन ह्यूमंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि इंटरफेरेंस, ये फिर से क्या है, इम्यून सिस्टम वाले से आपके आ जाता है। तो इंटरफेरेंस के बारे में बताना है तो वो क्या है, एस्केरियोसिस है, रिंगवर्म है, एमेबियसिस है या एड्स है। तो यहाँ पे जब हमें बताना है कि इन्फेक्टेड सेल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, इसमें से कौन सी जो ह्यूमंस के अंदर क्या है उसके स्प्रेड को क्या है उसको रोकती है या कम करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। इसका आंसर एड्स हो जाएगा जो HIV कॉज करता है। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर सैंपल्स इन द टेबल गिवन बिलो विल हैव अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। देखो ऑर्गेनिक मैटर यानी कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा वो पाया जा रहा है, वहाँ पे सांस लेना क्या है, मुश्किल है। तो लेवल ऑफ पॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया और वैल्यू ऑफ BOD दी गई। BOD क्या होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। BOD क्या होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसके बारे में हमें जब बताना है तो BOD जब जहां पे ज्यादा होगी यानी ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, यानी वहां पे क्या है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, तभी तो क्या है, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। डिमांड कहाँ पे होती है किसी चीज की, जहां पे उसकी कमी होती है। तो यहाँ पे BOD की वैल्यू कैसी होगी, हाई होगी, और पॉल्यूशन भी कैसा होगा, हाई होगा। तो वहां पे क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर है, अब यहाँ पे हमें ये दिया गया है प्लाज्मिड का, ठीक है, प्लाज्मिड का हमारा रिकॉम्बिनेंट बायोलॉजी से ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है, a foreign DNA was located at BAM H1. The transformants were then grown in a medium containing antibiotics, tetracycline and ampicillin. Tetracycline और ampicillin से क्या है, इनको ट्रीट किया गया है। Choose the correct observation for the growth of bacterial colonies from the given table। अब यहाँ पे ये दिया गया है, देखो यहाँ पे BAM H1 से इसको ट्रीट किया गया है और यहाँ पे क्या है, ampicillin जो है इसको यहाँ पे tetracycline और ampicillin से किया गया है। अब जब tetracycline से कर रहे हैं और ampicillin से कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है,
एक फॉरेन डीएनए को जब हमने लाइगेट किया उसके बाद हमें बताना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब टेट्रासाइक्लिन से उसको ट्रीट किया गया तो वहाँ पे क्या है, कोई ग्रोथ नहीं हुई और एम्पिसिलिन से करने पे ग्रोथ, यानी कि टेट्रासाइक्लिन जो है वो क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो वहाँ पे अपना डाल रही है, वो क्या है, उसको रोकने का काम कर रही है, इनहिबिटरी। टेट्रासाइक्लिन कैसा काम कर रही है, इनहिबिटरी फंक्शन अपना कर रही है। नेक्स्ट है स्वाति वाज ग्रोइंग अ बैक्टीरियल कॉलोनी इन अ कल्चर फ्लास्क अंडर आइडियल लेबोरेटरी कंडीशंस वेयर द रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल रिप्रेजेंट द ग्रोथ इन दिस केस। ठीक है, वह पॉपुलेशन साइज इज n, बर्थ रेट इज b, डेथ जो रेट है वो है d, यूनिट टाइम पीरियड इज t एंड कैरिंग कैपेसिटी इज k। तो ये हमारा इकोलॉजी से क्वेश्चन आता है यहाँ पे। तो ये क्या है, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है तो क्या होगा, देख के घबराना नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले से हमको ये करना है। तो जब हमें डेथ रेट दिया गया है, बर्थ रेट दिया गया है, कैरिंग कैपेसिटी दी गई है, पॉपुलेशन आपको दी गई, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, dn/dt, और क्या होता है rn जो है इसका फॉर्मूला सिंपल होता है। तो उससे क्या है, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कौन सा इसमें ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। तो ग्रोथ जो है वो क्या है, dn/dt किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, rn से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे भी कितने समय में वहां पे कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है। अब बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो ऐसे थोड़ी कि बैक्टीरिया रिपीट बैक्टीरिया की ग्रोथ ऐसे थोड़ी कि बैक्टीरिया कैसे जो है वो वहाँ पे लंबा हो रहा है या मोटा हो रहा है, ग्रोथ ऐसे नहीं देखेंगे कि उसका पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, इस तरीके से वहाँ पे देखा जाता है। फिर है सी एनिमोन क्या गेट अटैच टू द सर्फेस ऑफ द हर्मिट क्रेब। वेरी सिंपल और इजी क्वेश्चन है ये। द काइंड ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन एग्जिबिटेड इन दिस केसेस, यानी कि एनिमोन जो है उसके साथ क्या हर्मिट क्रेब है। अब वो वही इकोलॉजी, मेंसलिज्म है, कमेंसलिज्म है, म्यूचुअलिज्म है या पैरासिटिज्म है, यानी कि दोनों साथ साथ रह रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या एक नुकसान पहुंचा रहा है और दूसरा कुछ नहीं बोल रहा है, या दोनों एक दूसरे को क्या है प्रॉफिट दे रहे हैं। वो कौन सा इनका कंडीशन होता है, किसके एग्जाम्पल होते हैं, तो ये होते हैं कमेंसलिज्म के होते हैं, जिसमें प्लस एंड जीरो होता है, यानी एक जो है वो फायदा कर रहा होता है और दूसरे को क्या है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन्स इज द मेजर कंडक्ट फॉर एनर्जी फ्लो इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटियल इकोसिस्टम रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमें टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है वो दिए गए हैं और अलग अलग फूड चेन दी गई है। हमें यह बताना है कि जो इनमें टेरेस्ट्रियल में सबसे ज्यादा कौन करेगा एनर्जी फ्लो, और यहाँ पे एक्वेटिक में कौन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो टेरेस्ट्रियल है वहां पे होती है डेट्राइटिस, ये सबसे ज्यादा करती है क्योंकि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनसे वहां से शुरू होती है। इनऑर्गेनिक जो विघटन जहाँ पे होते हैं वो टूटते जहाँ से है वहां से क्या है ये शुरू होती है, और एक्वेटिक में क्या होती है ग्रेजिंग वाली जो होती है वहां से क्या है शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है सबसे पहले स्मॉल फिश जो होती है उससे पहले जो फिश आती है वो क्या करती है, जो पानी के अंदर पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं को खा के वो जो है अपनी चेन शुरू करते हैं, तो वहां से क्या है ग्रेजिंग हो जाएगी और यहाँ पे क्या है डेट्राइटिस हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया एक्स सिटू के बारे में, तो हमें बताना कि एक्स सिटू में कौन सा होगा, सेक्रेड होगा, नेशनल पार्क होगा, सीड बैंक होगा या फिर बायोस्फीयर होगा। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीड बैंक जो है वो एक्स सिटू में आएगा। क्या करेंगे कि जो दूसरे प्लांट्स है या फिर जो दूसरे एनिमल्स भी है उनका क्या है स्पर्म जो है उसको अलग से हम कंजर्व करके रख सकते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू, ताकि बाद में जब हमें चाहिए तब वहां पे हम उसको यूज कर सके। तो सीड बैंक इसके अंदर आता है। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 to 16 कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स। अब असर्शन रीजन के यहाँ पे क्वेश्चन आ गए, यानी एक चीज होगी, कोई बात बोली जाएगी और उसका एक कारण दिया जाएगा, फिर हमें बताना है कि असर्शन और जो दिया गया है उसका जो रीजन है वो हमें करेक्ट दिया गया है या नहीं दिया गया है, या फिर रीजन जो है वो असर्शन से रिलेटेड है बट वो गलत है। ठीक है, इस तरीके से हमें उसमें डिफेंड करना है। तो पहला हमारा है असर्शन, यानी कि कोई बात बोली गई है क्या, एपोमेक्टिक एम्ब्रियोज आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट, और इसका रीजन दिया गया है एपोमिक्सिस इज द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये तो हमें पता है, एपोमिक्सिस इज द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, ए और आर जो यानी असर्शन जो बोला गया था, कथन जो था वो भी सही है और उसका कारण भी क्या है यहाँ पे सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर जो हमारा असर्शन रीजन दिया गया है उसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फिर दूसरा है
When white-eyed, yellow-bodied Drosophila females were hybridized with red-eyed, brown-bodied males and F1 progeny was intercrossed. F2 ratio derivated from 9331 मेंडेलियन जेनेटिक्स से आता है. तो ये हमारा रीजन दिया गया है इसके लिए. When two genes in a dihybrid are on the same chromosome, the proportion of a parental gene combination is much higher than the नॉन पेरेंटल टाइप. ठीक है, यहाँ पे जो पहला हमारा 9331 वाला रेशो दिया गया है ये बहुत ही कॉमन है. रीजन इसका क्या दिया गया कि जब दो जीन जो है वो डाईहाइब्रिड है और सेम क्रोमोसोम पे है तो द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इज मच हायर. ठीक है, तो पेरेंट जीन का जो प्रोपोर्शन है वो क्या होगा, ज्यादा हायर होगा नॉन पेरेंटल के बजाय. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A and R are true and R is the correct explanation of A. क्योंकि जो बात बोली गई है उसमें क्या है, ये बिल्कुल सही इसका एक्सप्लेन कर रही है, रीजन जो है वो बिल्कुल सही दे रही है, तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे. फिर 15th नंबर है, असर्शन है फंक्शनल ADA CDNA genes must be inserted in the lymphocytes at the early embryonic stage. Reason है cells in the embryonic stage are mortal, differentiated and easy to manipulate. ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है कि उसको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है उसी टाइम पे क्या है, अगर हमें बाहर से हम CDNA जीन्स डाल रहे हैं तो उनको इंसर्ट कर देना चाहिए रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी में. और रीज़न दिया गया है कि इस समय क्या है, वो ईजी होता है मैनिपुलेट करने को, कि आप जैसे उसको ढालना चाहोगे वैसे वो ढल जाएगा, उसमें जितना ट्रांसफ़र करोगे, जैसे आप चाहोगे उसको मोल्ड करना वैसा वो मोल्ड हो जाता है. तो यहाँ पे क्या होगा, जो असर्शन है वो ट्रू है कि अर्ली स्टेज पे होना चाहिए, पर आर क्या है, फॉल्स है. क्योंकि जो हमारी पोटेंशियल जो होता है एम्ब्रियोनिक सेल्स के वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो टोटीपोटेंट भी होते हैं, मल्टीपोटेंट भी होते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, उनमें पोटेंशियल होता है कि वो सभी में चेंज हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि तुम उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, यू कांट मैनिपुलेट देम. फिर 16 है, अब क्या है, यहाँ पे हमें एक एज पिरामिड दिया गया है. ठीक है, पॉपुलेशन दिया गया है इंडिया का, और उसमें क्या है 2011 के अकॉर्डिंगली है, तो केस स्टडी हो गया एक तरीके से. इसमें एक तो हमें मेल पॉपुलेशन दी गई है, ठीक है, और दूसरे साइड जो हमें क्या दी गई है, राइट हैंड साइड में क्या है, हमें फीमेल पॉपुलेशन दी गई है. और जो न्यू बॉर्न्स है वो बेस पे दिए गए हैं, और ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एज ग्रुप्स एज वी मूव फ्रॉम बेस टू द टॉप. यानी कि क्या है, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, क्या है आपको एक पिरामिड दिया गया है. जैसे ये देखिए, ये पिरामिड दिया गया है, यहाँ पे एक साइड इसमें मेल है, एक साइड इसमें फीमेल है, नीचे क्या है न्यू बोर्न्स है, और ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे क्या है, उनकी एज बढ़ती जा रही है. ठीक है, उनकी एज जो है वो बढ़ती जा रही है. स्टडी दिस पिरामिड एंड कमेंट अपॉन द अप्रोप्रिएट ऑफ द असर्शन एंड द रीजन. ठीक है, तो पहला क्या है हमारा असर्शन, इट इज अ स्टेबल पॉपुलेशन. ये जो नॉर्मल ग्राफ जा रहा है, नॉर्मल ग्राफ जा रहा है कि न्यूबॉर्न नीचे है. ठीक है, न्यूबॉर्न क्या है, उनका नंबर ज़्यादा होगा. ठीक है, न्यूबॉर्न पॉपुलेशन बढ़ती तो क्या होता है, न्यूबॉर्न का नंबर ज़्यादा होगा. ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो एज क्या है, बढ़ती जा रही है, एज भी बढ़ती जा रही है, तो बड़े बुजुर्ग बढ़ते जा रहे हैं, तो बुजुर्ग बढ़ते जाएंगे तो उनका नंबर क्या होगा, कम होगा, क्यों, उनकी डेथ रेट क्या है, ज़्यादा होती है. तो रीज़न क्या दिया गया है, द प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर ऑलमोस्ट इन इक्वल नंबर्स एंड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर रिलेटिवली फ्यूअर. तो जो हमारा पोस्ट का मतलब क्या है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो रिप्रोडक्टिव वाली, जो रिप्रोडक्शन वाली पॉपुलेशन के अंदर शामिल नहीं होते हैं. तो ये बोलेगा कि स्टेबल है, और स्टेबल इसलिए है कि जो प्री रिडक्टिव वाले हैं, प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैं, वो क्या है, इक्वल नंबर में है, और न्यूबॉर्न भी इक्वल नंबर में है, पर जो पोस्ट वाले हैं वो यहाँ पे कम है. तो क्या होगा, दोनों ही जो है वो हमारे सही है, और ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दे रहा है. नेक्स्ट है, इन द फिगर गिवन बिलो parts A and B show the level of hormones which influence the menstrual cycle. Study the figure and answer the questions that follow. ये ग्राफ हमें पता है, ये ग्राफ हमारे NCERT के अंदर भी है. तो यहाँ पे क्या है, ये FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये दोनों दिए गए हैं. तो यहाँ पे देखिए FSH जो है वो पहले बड़ा है, फिर कम हुआ, फिर थोड़ा ऊपर गया, और फिर स्टेबल हो गया है. LH क्या है, पहले FSH से कम था और अब देखिए पीक पे है. और इसी तरीके से बी में क्या दिया गया है, एस्ट्रोजन है हमारा ये ब्लू वाला, और प्रोजेस्टेरोन क्या है, एकदम स्टेबल चल रहा है, और फिर क्या है थोड़ा बढ़ता है, कब, 17 to 23 के टाइम में, और क्या है फिर एकदम लोअर चला जाता है. तब हमें यहाँ पे पूछा गया है तो बताना कि नेम द ऑर्गन्स विच सीक्रेट द हार्मोन्स रिप्रेजेंटेड पार्ट्स ए एंड बी. यानी कि जो पार्ट ए एंड बी में कौन सा हार्मोन है, LH है, FSH है पार्ट ए में, पार्ट बी में क्या है, प्रोजेस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है. तो हमें बताना कि वो कौन सा ऑर्गन है जो करता है. तो जो FSH और LH है हमारे, जो FSH और LH उसको कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है. ठीक है, और जो प्रोजेस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है उसको कौन करता है, ओवरी करता है, जो कि हमारे प्रेगनेंसी से रिलेटेड होते हैं.
State the impact of the hormones in a part B on the uterus of human female during 6 to 15 days of menstrual cycle. अब क्या है, इन हार्मोन्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इनका क्या पड़ता है, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट्स थ्रू प्रोलिफरेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एंडोमेट्रियम जो अंदर यूट्रस के आपकी जो अंदर की भित्ति है, अंदर की जो वॉल है, वो क्या होता है, वो रीजनरेट करती है। ठीक है, क्योंकि ओव्यूलेशन जब हुआ तो वो जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, उसके बाद क्या है, वो रीजनरेट करेगी। तो क्या है, ये प्रोलिफरेट करता है किसके थ्रू, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की हेल्प से। नेक्स्ट है, अ ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर इन्फ्लेटेड ग्रीन पॉडीज क्रॉस्ड विद अनदर पी प्लांट विद कंस्ट्रिक्टेड येलो पोड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ग्रीन पोड्स आ रहे हैं और क्या है, येलो पोड्स आ रहे हैं। क्या है, स्मॉल एफ और स्मॉल जी। With the help of Punnett square, show the above cross and mention the results obtained phenotypically and genotypically in F1 generation। यानी कि ग्रीन पॉड्स और जो येलो पॉड्स है उनका क्या है, क्रॉस करवाया है हमने, फिर Punnett स्क्वायर से हमें ये बताना है कि F1 जनरेशन में जीनोटाइपिकली कितने क्या रेशो इनका आता है और क्या जो फिनोटाइप और जीनोटाइप है वो इनके आते हैं। तो देखिए, इन्फ्लेटेड और ग्रीन पॉट्स से उसका क्या है, कैपिटल में हमने क्या है, तो कैपिटल एफ और कैपिटल जी, तो एफ एफ जी जी, और कंस्ट्रिक्टेड है और येलो है। ठीक है, तो इनको क्या है, स्मॉल लेटर्स में लेंगे, तो क्या ले लिया, स्मॉल एफ और स्मॉल जी ले लिया। अब यहाँ पे आएगा तो किस तरीके से आएगा, एक एफ आ जाएगा और एक जी आ जाएगा कैपिटल। यहाँ पे क्या होगा, एक स्मॉल एफ आ जाएगा और एक स्मॉल जी आ जाएगा। अब जब इनका अक्रॉस हुआ तो हमें क्या मिलता है, कैपिटल एफ स्मॉल एफ कैपिटल जी स्मॉल जी, ऑल इन्फ्लेटेड ग्रीन पोड्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आए कैपिटल एफ एंड कैपिटल जी, जो क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा, या हिंदी में हम जिसको कहते हैं क्या, प्रभावी। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रभावी। यहाँ पे होगा कहाँ, F1 जनरेशन के अंदर। मेकिंग द करेक्ट पुनेट स्क्वायर फिनोटाइप ऑल इन्फ्लेटेड ग्रीन पोड्स। सब क्या होंगे, जो ग्रीन पोड्स होंगे और सब क्या होंगे, इन्फ्लेटेड होंगे। ग्रीन के लिए कैपिटल जी आ गया, इन्फ्लेटेड के लिए यहाँ पे आ गया एफ। हालांकि हमने जो इनका F1 जनरेशन लिया तो यहाँ पे स्मॉल एफ एंड स्मॉल जी भी आया है, पर जब मेनली देखेंगे डोमिनेटिंग कौन सा होगा, उसके अकॉर्डिंगली इनके कैरेक्टर्स फिनोटाइप जो है वो डिसाइड होते हैं। तो जब फिनोटाइप डिसाइड होंगे तब इसके अंदर क्या होगा हमारा, कि जो डोमिनेटिंग वाला है यानी कि इन्फ्लेटेड होगा और ग्रीन होगा। और जीनोटाइप अगर पूछेगा तो क्या आया है, कैपिटल एफ जो कहाँ से आया था, इन्फ्लेटेड में, स्मॉल एफ कहाँ से आया, कॉन्स्ट्रिक्टेड में, कैपिटल जी आया ग्रीन से, स्मॉल जी कहाँ से आया, येलो से यहाँ पे आया। ठीक है, 19th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ फील्ड ट्रिप वन ऑफ योर फ्रेंड इन द ग्रुप सडनली बिकेम अनवेल, शी स्टार्टेड स्नीजिंग एंड हैड ट्रबल इन ब्रीदिंग, नेम and explain the term associated with such sudden responses, what would the doctor recommend for relief। यानी कि कोई बीमार हो गया है, उसको खांसी हो गई है, छींकें हो गई हैं, उसके बाद क्या है, उसको ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करेगा। यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं कि एलर्जी है, आप कहीं घूमने गए हो, आपको क्या हो गई है, एलर्जी हो गई है। द एक्सक्रीटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स टू सर्टन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। यानी कि आप कहीं जा रहे हो, कई लोगों को पॉलन ग्रेन से होती है, कई लोगों को डस्ट से होती है, तो कई लोगों को फ्लैट से होती है। तो आप कहीं जा रहे हो, वहां पे क्या कुछ एंटीजेंस जो थे वो वहां एनवायरनमेंट में प्रेजेंट थे, और उससे क्या है, आपकी बॉडी रिएक्ट कैसे करती है, इम्यून रिस्पॉन्स कैसे देती है, कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आप स्नेजिंग कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाक से पानी चलने लगता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एलर्जी बोलते हैं। ठीक है, डॉक्टर वुड एडमिनिस्टर ड्रग्स लाइक, ये जो हमारे जितने भी एंटी एलर्जिक्स होंगे, फिर वहां पे हम एड्रेनलिन, स्टीरॉइड्स और जो भी होंगे ये यहाँ पे हम लिख देंगे। जितने भी एंटी एलर्जिक टेबलेट्स होंगे वो क्या है, डॉक्टर उसको सजेस्ट करेगा। और ये हम नॉर्मली भी ऐसा किसी को एलर्जी होते हैं तो वो जनरली लेते ही रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। यहाँ हमें ये दो सीक्वेंस दिए गए हैं। क्या है ये, न्यूक्लिक जो एसिड है उसके ऊपर जैसे स्ट्रेंड्स होते हैं, न्यूक्लियस बेसिस जो होते हैं वो है साइटोसिन, थायमिन, थायमिन, एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन। फिर क्या है, साइटोसिन, थायमिन, थायमिन, एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन, ये हमें दिया गया है। तो पहली बात तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हमें पता लग रहा है कि यार यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, ठीक है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे भी जी है, यहाँ टी, यहाँ टी, इस तरीके से। अब हमें इसके बारे में थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो जाता है। अब ऊपर पूछा गया व्हाट आर सच सीक्वेंसेस कॉल्ड, तो इनको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। नेम द एंजाइम यूज्ड टू रिकॉग्नाइज सच न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, तो क्या हो गया, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहाँ पे हो गया है। और इनका पता कौन लगाता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है इनका पता लगाता है। व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में इनका सिग्निफिकेंस क्या है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का। फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैन मेक कॉम्प्लीमेंट्री कट
counterparts forming sticky ends for recombination DNA, rDNA technology to facilitate ligation of vector and foreign DNA। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं जिनको रिकॉग्नाइज करते हैं उनके अंदर क्या है, इस तरीके से हम इसको फॉरेन डीएनए को रीड कर सकते हैं और उस टेक्नोलॉजी का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि जो स्टिकी एंड्स होते हैं जब उनको कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जो उनके स्टिकी एंड्स होते हैं बाद में उनको हम लाइगेट करके क्या है कहीं भी फॉरेन डीएनए में इंसर्ट कर सकते हैं। फिर है व्हाट आर स्टिकी एंड्स, स्टेट देयर सिग्निफिकेंस इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। Restriction enzyme cut the strand of DNA a little away from the center of the palindrome sites, ठीक है, but between the same two bases on the opposite strands, this leaves single stranded portion at the ends. These overhanging stretches or each strand are called sticky ends। यानी कि जब उसको कट किया जाता है तो जो साइड में जो बचते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स बोलते हैं। जब उनको कट किया गया तो साइड में बचे उनको हम क्या बोलेंगे, स्टिकी एंड्स बोलते हैं या फिर ओवरहैंगिंग स्ट्रैंड्स हम इनको बोलते हैं। दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट्स। अब जैसे यहाँ पे ये है इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा, इसको यहाँ पे कट कर दिया, ये यहाँ पे आ गया, तो अब ये क्या है, वही डबल स्ट्रैंडेड में आने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये यहाँ पे क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। और लाइगेट कैसे करेगा, ये जो लाइगेज जो एंजाइम होगा हमारा उसके हेल्प से यहाँ पे क्या है, लाइगेट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे हमें जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर्स है वो दी गई है, कौन सी, स्क्रोटम, लीडिंग सेल और मेल एक्सेसरी ग्लैंड। हमें ये बताना है कि इनकी क्या क्वालिटीज़ होती है, क्या इनके यहाँ पे फंक्शंस होते हैं। तो स्क्रोटम का देखेंगे पहले, सबसे पहले the testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testis, ठीक है, to say 2.5 degrees Celsius lower than the normal internal body temperature necessary for spermatogenesis। यानी मेनली क्या करते हैं, आपके टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं टेस्टिस के, किस लिए कि यहाँ पे क्या कर सके, इनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। फिर है लीडिंग सेल्स, द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वो क्या है, आउट ऑफ योर एब्डोमिनल कैविटी, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन्स। तो जो लीडिंग सेल है उसका काम क्या हो गया, हार्मोन सिक्रेट करने का हो गया, और कौन सा, एंड्रोजन हार्मोन जो है वो यहाँ पे सिक्रेट करते हैं। उसके बाद क्या था, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, एमएजी जिसको बोलते हैं। तो क्या है, एमएजी जो है वो इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स आती है, प्रोस्टेट ग्लैंड आएगी एंड पेयर्ड bulbourethral glands। Secretions of these glands constitute the seminal plasma which is rich in fructose, calcium and certain enzymes। जो हमारा सीमेन है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। The secretion of bulbourethral glands also help in the lubrication of penis। फिर है स्टेट द एजेंट्स विच हेल्प इन पॉलिनेटिंग इन द फॉलोइंग प्लांट्स, एक्सप्लेन द एडेप्टेशन इन दीज प्लांट्स टू इंश्योर पॉलिनेशन। ठीक है, एजेंट्स बताने हैं कॉर्न में, वाटर, हाइसिंथ में और वेलिसिनेरिया में। तो ये यहाँ पे क्या है कि पानी के अंदर है तो, और धरती पे है तो, और थोड़ा ऊंचाई पे है तो, उस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, हम बात करते हैं कॉर्न की, तो कॉर्न में क्या हो जाएगा, विंड या हवा हो जाएगी। न्यूमरस फ्लावर्स आर पैक्ड इन एन इन्फ्लोरेसेंस, द टेसल्स सीन इन द कॉर्न कॉब आर द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रिप पॉलन ग्रेन। यानी पौधे क्या है, इस तरीके से झूमते हैं कि क्या है कि हवा से अगर जो पॉलन ग्रेन आए हैं उनको वहां पे वो क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे। वाटर हाइसिंथ, यहाँ क्या, पानी में, इंसेक्ट्स और विंड, अब यह हवा भी हो सकती है यहाँ पे और कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं। इन वाटर हाइसिंथ द फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और विंड एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स। सी आएगा, वेलिसिनेरिया में क्या आएगा, वाटर इन द वेलिसिनेरिया द फीमेल फ्लावर रीचेज द सरफेस ऑफ वाटर। ये भी पानी के अंदर है, सरफेस ऑफ वाटर पे जो है वो फीमेल फ्लावर आ जाता है। एंड द लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर्स और पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर। यानी पानी के ऊपर क्या है, पॉलन ग्रेन्स को छोड़ दिया जाता है, रिलीज वहाँ पे वो हो जाते हैं, जाके कोई नहीं छोड़ता है। दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करेंट्स, ठीक है, पानी की लहरों के साथ वो आता है। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर्स एंड द स्टिग्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पोलैरिटी ऑफ x to x। अभी x to x की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, 5 to 3 हो जाएगी, 5 to 3 यहाँ पे हो जाएगी ये। ठीक है, डायग्राम बिलो एंड मेंशन हाउ मेनी मोर अमाइनो एसिड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एडेड टू द पॉलीपेप्टाइड चेन।
ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, x to x क्या है 5 to 3 प्राइम, ये मैंने बता दिया। और कोई और अमीनो एसिड जो है वो वहाँ यहाँ पे जो है वो ऐड नहीं किए जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी क्या है यहाँ पे एडेड है और यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आ चुका है। ठीक है, फिर क्या है, मेंशन द कोडॉन एंड एंटी कोडॉन फॉर एलानिन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई आर सम untranslated sequences of bases seen in mRNA coding for a polypeptide, where exactly are they present on mRNA? सबसे पहले कोडोन की अगर हम बात करते हैं तो कोडोन क्या होगा, GCA हो जाएगा और एंटी कोडोन इसका क्या हो जाएगा, CGU हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि GCA है, GCA इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे क्या होगा, G का C हो जाएगा, C का G हो जाएगा और A का क्या हो जाएगा यहाँ पे U हो जाएगा। थर्ड जो था अनट्रांसलेटेड का, तो क्या है, द अनट्रांसलेटेड रीजन आर रिक्वायर्ड फॉर एन एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, दे आर प्रेजेंट बिफोर द इनिशिएशन कोडॉन एट 5 प्राइम एंड आफ्टर द स्टॉप टर्मिनेशन कोडॉन एट द 3 प्राइम एंड। ठीक है, बिफोर इनिशिएशन के लिए 5 प्राइम पे शुरू हो जाएगा और अब जब स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो कहाँ है, वो 3 प्राइम एंड के ऊपर वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। हाउ इज हार्डी-वीनबर्ग्स एक्सप्रेशंस, ये हमारा सेक्शन C चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो, तो हाउ इज हार्डी-वीनबर्ग्स एक्सप्रेशन p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज डिराइव्ड, यानी डेरिवेशन पूछे, बहुत ही इजी है ये। लिस्ट एनी 2 फैक्टर्स दैट कैन डिस्टर्ब द जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कौन कौन कर सकता है। सबसे पहले डिराइव करेंगे, सम टोटल ऑफ ऑल द एलील फ्रीक्वेंसीज इज 1, ये हमेशा याद रखना है कि जो टोटल होगा सम वो कितना होगा, 1 होगा। लेट देयर बी 2 एलील्स A एंड स्मॉल a इन ए पॉपुलेशन, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील्स कैपिटल A एंड स्मॉल a आर P एंड Q। ठीक है, जो कैपिटल A है वो क्या है, P है, और जो स्मॉल a है वो क्या है, Q है। और सम हमें पता है, सम टोटल हमेशा क्या होने वाला है, वहां पे 1 होने वाला है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A, अब जब रखेंगे उनको तो कैसे रखेंगे, कैपिटल A के अंदर ही रखेंगे। इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज P स्क्वायर, अब A P है तो कैपिटल A क्या हो जाएगा, P इंटू P इज इक्वल टू P स्क्वायर हो जाएगा। एंड इट कैन बी एक्सप्लेन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट एन एलील कैपिटल A विद स्मॉल a फ्रीक्वेंसी ऑफ अ P वुड अपीयर ऑन द बोथ द क्रोमोसोम ऑफ अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ P स्क्वायर। जो मैंने यहाँ पे इजी में आपको बता दिया वो क्या है, आपको यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी गई है, डिप्लॉयड जब वो बनाएगा। सिमिलरली क्या होगा, जो स्मॉल a है उसका डिप्लॉयड यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा, और a जो है वो क्या हो जाएगा, 2pq स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर यहाँ पे क्या है, 2pq। जो a है, देखो a और a, यहाँ पे हमने देखा a और a हो गया P स्क्वायर, स्मॉल a हो गया Q स्क्वायर। जब बात हो रही है यहाँ पे a की, तो ये क्या हो जाएगा, 2pq यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको क्या बोल सकते हैं कि P स्क्वायर 2pq plus q square is equal to 1, where p square represent the frequency of homozygous dominating genotype, कौन सा, कैपिटल A, 2pq represent the frequency of the heterozygous genotype, ये heterozygous हो गया paq, क्योंकि a और a क्या है, कैपिटल A और स्मॉल a क्या है, heterozygous हो जाएंगे। और फिर q स्क्वायर जो है वो homozygous होंगे, पर क्या होंगे, रिसेसिव होंगे, क्योंकि वो क्या है, स्मॉल a है। ठीक है, तो कैपिटल A क्या है यहाँ पे, जो होमोजाइगस है बट डोमिनेटिंग है। कैपिटल A और स्मॉल a यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस हो जाएगा। और जो स्मॉल a यहाँ पे है, जिसको हमने Q स्क्वायर बोला है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसेसिवली जो होमोजाइगस यहाँ पे वो हो जाएगा। अब फैक्टर जो है वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम को जो इफेक्ट करते हैं वो कौन से हैं, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। या तो जीन माइग्रेट कर जाता है, वो कर सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट या किसी तरीके का म्यूटेशन अगर वहाँ पे हो जाता है वो कर सकता है। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन उसको डिस्टर्ब कर सकता है। और नेचुरल सिलेक्शन जो है वो अगर किसी ने ऑप्ट कर लिया नेचुरल सिलेक्शन एनवायरनमेंट से, तो उस तरीके से भी वो उसको डिस्टर्ब कर सकता है। हाईलाइट द स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल विद अ डायग्राम। नेम द 4 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज फाउंड टू गिव अ ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, मेंशनिंग द फंक्शंस ऑफ 2 ऑफ देम यू हैव स्टडीड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स रिलेटेड यहाँ पे हमें बताना है। तो इसके अंदर जब हम बनाएंगे तो क्या है, देखो जब एंटीजन बाइंडिंग साइट होगा, यहाँ पे क्या है, हैवी चेन है, लाइट चेन है, 2 हैवी चेन होगी, 2 लाइट चेन होगी, इस तरीके से होगा। एंड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन।
ठीक है, यहाँ पे क्या है, 4 जो है पॉलीपेप्टाइड चेन्स यहाँ पे पाई जाती है, 2 क्या होती है हमारी हेवी चेन्स है। तो ये वाली 2 जो है हमारी क्या है, हेवी चेन्स है, और यहाँ पे ये जो है ये हमारी क्या है, लाइट चेन्स है। ठीक है, जो हेवी चेन है उनको H से रिप्रेजेंट करेंगे, जो लाइट है उनको L से करेंगे। बोथ आर अरेंज्ड इन Y शेप, यू कैन सी ये क्या है, एक Y शेप के अंदर क्या है, दोनों अरेंज है। हेंस द एंटीबॉडी इज H2L2, क्योंकि H1 H2, तो ये क्या हो जाएगा, H2 और यहाँ पे क्या है, L2 यहाँ पे हो जाएगा। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी यहाँ पे क्या होते हैं, IgA, IgM, IgE, IgG। ठीक है, ये क्या है, गेम, इसको हम एक ट्रिक भी इसकी बनाते हैं, तो क्या है, इस तरीके से इसकी वो बन जाती है। डी भी यहाँ पे होता है, पर मेनली जो बात है वो इनकी होती है। IgA लेक्टेटिंग मदर टू प्रोटेक्ट देयर इन्फेंट। अब इनके फंक्शन अगर बताने थे तो IgA क्या होगा, जो मदर लेक्टेट करती है, फीड करती है बच्चे को, वो इन्फेंट को बचाने के काम आता है। IgE जो है वो हमें एलर्जी से बचाने का काम करता है। ठीक है, इवेल्युएट द सुटेबिलिटी ऑफ DNA एंड RNA एज जेनेटिक मटेरियल, जस्टिफाई द सुटेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम इज प्रेफर्ड एज एन आइडियल जेनेटिक मटेरियल। अब जो सुटेबिलिटी है या स्टेबिलिटी है DNA और RNA की, वो किस तरीके से होती है और उनको जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में क्यों प्रेफर किया जाता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इवोल्यूशन ऑफ DNA एंड RNA ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इवेल्युएट जब हम करते हैं जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। ठीक है, अब यहाँ पे हम मेन पॉइंट देखते हैं, रेप्लिका यानी रेप्लिकेशन करना उसको आना चाहिए। रेप्लिकेशन नहीं करेगा, फोटोकॉपी नहीं करेगा अगर खुद की, तो हमारे पेरेंट्स से हमें DNA कैसे मिलेगा, और हमसे हमारी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कैसे वहाँ पे DNA जाएगा, रेप्लिकेट हो गए। तो रेप्लिका यानी रेप्लिकेशन की क्वालिटी उसके अंदर वहाँ पे होनी चाहिए। दूसरा क्या है, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होने चाहिए। ठीक है, इनफ नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। ऐसा नहीं है कि अब इन्फेंट में अलग है, थोड़ा बड़े हुए तो अलग, और एजेड हो गए तो अलग, तो क्या उनकी स्टेबिलिटी थोड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो केमिकल यानी कि वहाँ पे ATGC है तो वो ATGC रहेगा, म्यूटेशन हो जाता है कोई तो वो अलग बात वहाँ पे होती है। ठीक है, which changes in physiology of organism. Presence of 2' OH group and uracil make RNA more reactive and structurally less stable. अब यहाँ पे क्या है, 2' OH जो है वो RNA के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसी वजह से क्या है, RNA क्या होता है, हैवी भी होता है DNA से, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो कम स्टेबल हो जाता है DNA के बजाय। Therefore DNA is a better जेनेटिक मटेरियल देन RNA, क्योंकि DNA क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। जैसे कि हमें यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, म्यूटेशन यानी कि स्लो चेंजेस तो वहाँ पे हो सकते हैं, UV रे से हो सकते हैं या इन्वायरमेंट की वजह से हो सकते हैं, और किसी आपको कोई बीमारी, कैंसर वगैरह हो जाता है उस वजह से हो सकते हैं, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, ताकि इवोल्यूशन भी होता रहे। ठीक है, एक जैसा ही नहीं बना रहे, कंसिस्टेंट नहीं। बोथ DNA एंड RNA आर एबल टू म्यूटेट, उनमें म्यूटेशन हो सकता है। इनफैक्ट RNA बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट, क्योंकि RNA क्या है, वो कम स्टेबल है, जल्दी जल्दी जो है वो म्यूटेट होता है। कॉन्सिक्वेंटली वायरसेस हैविंग RNA जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। इसलिए वायरस जो होते हैं उनके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल के लिए वहाँ पे RNA पाया जाता है जो जल्दी जल्दी म्यूटेट करता है, और उनके अंदर शॉर्टर लाइफ स्पैन भी होता है। It should be able to express itself in the form of Mendelian characters. Mendelian characters, जीन की बात करेंगे, मेंडल की नाम नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता, तो Mendelian characters उसको होने चाहिए। RNA can directly code for synthesis of proteins, हमें पता है ट्रांसलेशन के थ्रू, hence can easily express the characters. DNA however is dependent on RNA for synthesis of proteins, क्योंकि DNA से RNA बनेगा उसके बाद ही प्रोटीन बनेगा। DNA डायरेक्ट प्रोटीन वहाँ पे नहीं बना सकता है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, RNA पे डिपेंड करता है। द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज इवॉल्व्ड अराउंड RNA। ठीक है, उसके अराउंड ही वो चलती है। रिजल्ट क्या होगा, द अबव डिस्कशन इंडिकेट्स दैट बोथ RNA एंड DNA कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। वी नो दैट DNA हमारे अंदर होता है, RNA जो है वो कुछ वायरसेस के अंदर पाया जाता है, बट DNA बीइंग मोर स्टेबल इज प्रेफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। हमें लास्ट में पूछा गया था कि किसको प्रेफर हम कर सकते हैं मोर, तो हम किसको करेंगे, DNA को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये स्टेबल होता है, म्यूटेशन भी थोड़ा कम रेट पे इसके अंदर होते हैं, और ये लाइट होता है वेट में।
there was loss of biodiversity in an ecosystem due to a new construction project in that area, what would be its impact on the ecosystem? State any three. ठीक है, कोई बायोडाइवर्सिटी थी इकोसिस्टम की, वो क्या डिस्टर्ब हो गया? आपने देखा क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं, या तो डीएनए आरएनए पे आ रहे हैं, या क्या हमारा जो इकोलॉजी वाला पोर्शन है। आगे के एग्जामिनेशन में भी इकोलॉजी पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट वुड बी इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम? स्टेट एनी थ्री, लिस्ट एनी थ्री मेजर कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन द इकोसिस्टम। फर्स्ट क्या होगा, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, वहाँ पे पेड़ पौधे कम हो जाएंगे। लोअर्ड रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन सच एज ड्रॉट, सूखा वहाँ पे पड़ सकता है। इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल, इन सबको क्या है, डिस्टर्ब। यानी एक चीज अगर डिस्टर्ब होगी तो वो पूरा नेचर जो है, वो मदर नेचर पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी और आपका इकोसिस्टम पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। फर्स्ट उसमें फिर क्या होगा, हैबिटेट लॉस होगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। ओवर एक्सप्लॉइटेशन अगर वहां पे होता है क्योंकि इकोसिस्टम को आपने डिस्टर्ब कर दिया है। एलियन इंसेसिव स्पीसीज, वहां पे इन्वेजिव स्पीसीज आ सकती है जो वहां पे पहले से प्रेजेंट स्पीसीज है उनके ऊपर अटैक करके उनको वहां पे वो खराब कर सकती है, और को एक्सटिंक्शंस भी हो सकते हैं, यानी गायब हो सकते हैं। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एज सजेस्टेड बाय वॉटसन एंड क्रीक। देखिए रेप्लिकेशन का क्वेश्चन फिर से आ चुका है डीएनए के ऊपर, तो इसकी क्या मैकेनिज्म होती है? रेप्लिकेशन जब आपको करना होता है तो वही है कि ये दो डीएनए के स्ट्रैंड्स है, इनका क्या होगा, सबसे पहले इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, टूटते हैं, टूट के क्या है, दोनों स्ट्रैंड्स अलग होते हैं। दोनों स्ट्रैंड्स अलग होके क्या है, फिर वो आगे रेप्लिकेट करते हैं। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए वुड सेपरेट एंड एक्ट एज template for the synthesis of new complementary strands. After the completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand. Newly कहाँ से आएगा, ये जो दोनों अलग हुए हैं इनमें से जो ये अलग हुआ है इसका complementary वहाँ पे आ जाता है नया। This scheme was termed as semi-conservative replication of DNA. This is an important term. Semi-conservative replication ये होता है यहाँ पे, ठीक है। In living cells such as E. coli, the process of replication require a set of catalysts, enzyme वहाँ पे बहुत सारे होते हैं, हेलिकेज वगैरह होते हैं। द मेन एंजाइम इज रेफर्ड टू एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज यानी कि नंबर बढ़ाने वाला, तो डीएनए पॉलीमरेज वहां पे मेन होता है, हेलिकेज वहां पे पाया जाता है, लाइगेट करने के लिए लाइगेज वहां पे पाया जाता है। सिंस इट यूजेस अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स। Furthermore, energetically, replication is a very expensive process. Deoxyribonucleoside triphosphate serve dual purpose. In addition to acting as substrate, they provide energy for polymerization reaction. इस तरीके से वहाँ पे वो energy देते हैं. For long DNA molecules, since the two strands of DNA cannot be separated in entire length, the replication occurs within a small opening of DNA helix referred to as replication fork. इस तरीके से जो DNA होते हैं, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या है, ब्रेक होंगे और इस तरीके से क्या है, ये बबल बना लेते हैं या फॉर्क बना लेते हैं। इनके बीच में क्या है, ये जो अलग होते हैं, अब यहाँ पे नया स्ट्रैंड बनेगा और यहाँ पे नया स्ट्रैंड बनेगा। इस तरीके से क्या है, रेप्लिकेशन यहाँ पे पूरा होता है। अब यहाँ पे क्या है, डीएनए पॉलीमरेज आएगा जो काम करता है किस डायरेक्शन में, 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में यहाँ पे काम करता है। कॉन्सिक्वेंटली ऑन द वन स्ट्रैंड द टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3 to 5 द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस, वाइल ऑन द अदर द टेम्पलेट विद पोलैरिटी 5 to 3 इट इज डिसकंटिन्यूअस। तो इस तरीके से जो एक तरीके से कंटिन्यूस होगा, एक तरीके से डिसकंटिन्यू होगा, तो उस तरीके से हम उसको लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड जो है वहाँ पे हम बोलते हैं। और जोड़ने के लिए वहां पे क्या है, लाइगेज एंजाइम आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से होता है। 5 to 3 है, ये पेरेंटल है आपका, और यहाँ पे क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड, ये नया बन रहा है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 5 आएगा, तो इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे 3 है यानी यहाँ पे भी 3 होगा, तो यहाँ पे ये 5 प्राइम आएगा और इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज यहाँ पे ये हो रहा है। रेप्लिकेशन फॉर्क, द डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ऑन कैन नॉट इनिशिएट प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, अपने आप नहीं कर सकते, रेप्लिकेशन फॉर्क बनना जरूरी है। देयर इज अ डिफरेंट रीजन इन ई कोलाई डीएनए वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट, सच एज रीजन आर टर्म्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ओराई-सी इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं ओराई-सी। मेन डायग्राम का रोल है, डायग्राम आपको पता होना चाहिए। इन यूकैरियोट्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट एस फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल या कोशिका जो चक्र चलता है वहां पे एस फेज के अंदर क्या है, ये प्रोसेस शुरू होती है। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड। अ फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इनटू पॉलीप्लॉइडी, ठीक है, पॉलीप्लॉइडी में ये टूट जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30,
Identify and name the disease in which the patient cell lose the property of contact inhibition. State its possible causes and explain any 3 methods to accurately detect the pathological and physiological changes that take place due to the disease in living tissue. Contact inhibition जो है वहाँ पे लूज हो गया है और उसके बाद क्या है 3 मेथड्स जो है वो हमें इसके बारे में बताने हैं इन चेंजेस से रिलेटेड. तो इसका आंसर होगा डिजीज हमारी क्या है कैंसर, जिसके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन चला जाता है सेल्स के बीच में. ठीक है. प्रोबेबल कॉजेज क्या होंगे? फिजिकल एनवायरमेंटल एक्सपोजर टू एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज. कुछ रेज की वजह से हो सकता है. केमिकल, निकोटिन एंड टबैको, अदर कार्सिनोजेनिक, बायोलॉजिकल, वायरल, ऑन्कोजेन्स एंड म्यूटेशंस. डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस इसका कैसे होगा? क्या कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ टिश्यू. टिश्यू की जो स्टडी होती है उसको हिस्टो कहते हैं. Blood and bone marrow tests for increased cell counts in the case of leukemia. In biopsy, a piece of suspected tissue cut into thin section is stained and examined under microscope. Histopathological study ये कौन करता है? एक पैथोलॉजिस्ट करता है. तो इस तरीके से क्या है, जहाँ पे कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नहीं होगा वो कौन सा होगा? तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि डिजीज सीधा कैंसर, जो मेन पॉइंट्स बना के क्या है आप इस तरीके से आंसर वहां पे लिख सकते हैं. फिर टेक्निक्स कौन कौन से सकते हैं? जैसे कि रेडियोग्राफी यूज कर सकते हैं, एक्सरेज हो गया, कंप्यूटर टोमोग्राफी या सीटी स्कैन जिसको बोलते हैं वो कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं हम उनके. ये सारे डिटेक्ट करने के लिए कैंसर को यूज में लिए जाते हैं इंटरनल ऑर्गन्स में. Computer tomography use X-rays to generate a 3-dimensional image of the internals of an object. MRI uses strong magnetic field and non-ionizing radiation to accurately detect pathological and physiological changes in the living tissue. ठीक है, तो इस तरीके से आप उसमें वो चेक कर सकते हैं. उसके अलावा एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर ऑल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन cancers. Techniques of molecular biology can be applied to detect genes of individual with an inherited susceptibility of certain cancer. ठीक है, कैंसर से रिलेटेड जो आपका सर्टेन जो कैंसर है, यानी कि एक जो आपका कैंसर है उससे रिलेटेड क्या है, हमारे एंटीबॉडी से रिलेटेड और टेक्निक जो है हम वहां पे यूज कर सकते हैं. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे. ट्रेस द इवेंट फ्रॉम कॉपुलेशन टू जायगोट फॉर्मेशन इन अ ह्यूमन फीमेल. ठीक है, क्या इवेंट्स होते हैं कॉपुलेशन के बाद? ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना. सबसे पहले ये स्टेप होगा इंसेमिनेशन जिसको बोलते हैं. द मोटाइल स्पर्म्स, नाउ स्पर्म विल मूव. द मोटाइल स्पर्म स्विम rapidly pass through the cervix, enter into the uterus and finally reach the ampullary region of fallopian tube. हमें एक डायग्राम पता है तो उसमें वो ऐसे मूव करते हुए स्विम करते हुए जाता है और जो एम्पुलरी रीजन होता है वहां पे चला जाता है fallopian tube के. The ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region where fertilization take place. तो वहां पे ampullary region में ही क्या होता है, आपका fertilization होता है. इस पे आपका ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है. ठीक है, fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously, यानी साथ साथ में अगर वो आ रहे हैं तभी चांसेस है. to the ampullary region. This is the reason why not all copulation lead to fertilization and pregnancy. यही रीजन है कि हर copulation की वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है. The process of fusion of a sperm with an ovum is called what? Fertilization. During fertilization, a sperm comes in contact with the Zona pellucida layer of the ovum and induces changes in the membrane that block the entry of additional sperm. Thus, it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. This induces the completion of the meiotic division of secondary oocytes. The second meiotic division is also unequal and result in the formation of a second polar body and haploid ovum, जिसको हम क्या बोलते हैं? ooted बोलते हैं. Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together to form a diploid zygote. ठीक है, पहले जो ovum और sperm हमारे हैं gametes, उसके बाद वो आपस में मिलके क्या बनाएंगे? यहाँ पे जायगोट बनाते हैं. और इस तरीके से क्या है, हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस या कॉपुलेशन का प्रोसेस जो है वो क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 32. ऑब्जर्व द सेगमेंट ऑफ एमआरएनए गिवन बिलो. हमें एक सेगमेंट दिया गया है, ये एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है. एक्सॉन जो होते हैं, इंट्रॉन जो होते हैं, इनमें क्या है? स्प्लाइसिंग की जाती है. 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये जा रहा है, ये क्या है? एमआरएनए है. Explain and illustrate the steps involved to make fully processed HNRNA. HNRNA क्या है? mRNA प्रोसेसिंग जो होती है, जब न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म में आरएनए आ रहा होता है तब जो होता है वो हमें एक्सप्लेन करना है. Gene encoding RNA polymerase 1 and 3 have been affected by mutation in a cell. Explain its impact on the synthesis of a polypeptides. Stating reasons इसके कौन से हैं. सबसे पहले कि कैसे वो प्रोसेस होगी, तो क्या है? The HNRNA क्या है जो हमारा नया बन रहा है वो क्या?
अंडरगोज प्रोसेस कॉल्ड कैपिंग एंड टेलिंग। 5 प्राइम एंड पे कैपिंग होगी, 3 प्राइम एंड पे क्या होगी, वहां पे टेलिंग होगी, फॉलोड बाय स्प्लाइसिंग, जिसको हम बाद में क्या होगा, स्प्लाइसिंग होगी, जिसमें एक्सॉन इंटरन में से जो जंक पार्ट होता है उसको हटा दिया जाता है। इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड इज एडेड टू 5 प्राइम एंड। ठीक है, 5 प्राइम एंड पे कैपिंग होती है 7 मिथाइलिन ग्वानोसिन की, 7 mg की, of HNRNA मिथाइल ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, इन टेलिंग एडिनलेट रेसिड्यूज यानी कि पॉली ए टेल वहां पे बनाई जाती है। अबाउट 200 to 300 आर एडेड एट 3 प्राइम एंड इन अ टेम्पलेट independent manner. Now the HNRNA undergoes a process where the introns are removed because introns are considered as junk part of RNA. तो उनको remove कर दिया जाता है और exon are joined to form mRNA called splicing. तो ये जो इंट्रॉन हटाए जाते हैं और एक्सॉन जोड़ा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से होगा कि यहाँ पे क्या है, ये 7 मिथाइलिन ग्वानिसिन, मिथाइल ग्वानिसिन कहाँ है, 5 प्राइम पे जुड़ गया, तो ये क्या हो गई हमारी कैपिंग। और ये यहाँ पे क्या है, पॉली ए जुड़ जाते हैं, ये देखो ये क्या हो गई, पॉली ए टेल, तो ये क्या होगी, टेलिंग। और यहाँ पे क्या है, ये वाला जो डार्क कलर पार्ट है वो इंट्रॉन है, तो देखो डार्क कलर पार्ट यहाँ पे है नहीं, इंट्रॉन हटा दिया गया है, तो ये क्या हो गई, स्प्लाइसिंग। इस तरीके से क्या है, ये पूरा HNRNA में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब जो हमारा बी था क्या, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन विल नॉट हैपन, दस द polypeptide synthesis is stopped, hampered. The reason for the above is RNA polymerase 1 transcribes rRNA, RMT इस तरीके से बोला जाता है, RNA polymerase 1, 2 and 3 होता कैसे, rRNA, mRNA और tRNA, यहाँ पे यही बताया गया है, which is the cellular factory for the protein synthesis. RNA polymerase 3 helps in transcription of tRNA, which is the adapter molecule that transfer amino acid to the sites of protein synthesis. ठीक है, तो इस तरीके से protein synthesis में हेल्प करता है। अब हमारा 33 questions क्या है, oil spill is a major environmental issue. It has been found that different strains of a Pseudomonas bacteria have genes to break down the 4 major group of hydrocarbons in oil. Trials are underway to use different biotechnological tools to incorporate these genes and create a genetically engineered strain of Pseudomonas, a super bug. ठीक है, to break down the 4 major groups of hydrocarbons in oil. Such bacteria might be sprayed onto the surface polluted with oil to clean thin film of oil. अब ये पैराग्राफ पूरा दिया है। अब क्वेश्चन आया है, लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बैक्टीरिया फॉर सच बायोटेक्नोलॉजिकल स्टडी। कई बार क्या है, टाइम नहीं रहता तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़े, पूरा पैसेज पढ़े, आप क्या है थोड़ा सा मतलब एकदम पूरे ऊपर से देख लेंगे, आप स्कैनिंग करते हैं, स्कीमिंग जिसको बोलते हैं वो आप कर लेंगे, ऊपर से देख लेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन भी करने लग जाते हैं। कई बार पैसेज नहीं भी पढ़ा हो तो भी क्वेश्चन आपका ऑप्ट हो जाता है। ठीक है, लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बैक्टीरिया फॉर सच बायोटेक्नोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, यू कैन इजीली ग्रो अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द बैक्टीरिया, नो एथिकल इशू, हैव प्लाज्मिड कैन इजीली ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा बैक्टीरिया जो है हम उसको इजीली यूज कर सकते हैं। और जो हमारा ई कोलाई होता है 20 मिनट्स में क्या करता है, रेप्लिकेट कर लेता है और अपनी नई जनरेशन बना लेता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, for amplification of the gene of interest PCR was carried out. The PCR was run with the help of polymerase which was functional only at very low temperature. How will this impact the efficiency of the PCR justify? ठीक है, वैसे टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, थर्मस इक्विटेलिस हम उसको बोलते हैं। PCR will not amplify the gene. If the polymerase enzyme denatures at low temperature, it will not be able to withstand high temperature, क्योंकि PCR में क्या होगा, हाई टेम्परेचर यूज होता है, which is essential for separating, opening, unwinding, denaturing DNA strain to open. The subsequent step of extending the primers using the nucleotides provided on the reaction and the genomic DNA as template will not occur, क्योंकि टेम्परेचर अगर लो पे वो नहीं टिक रहा है तो हाई पे तो वो कैसे टिक पाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपको क्या था, if such bacteria are sprayed on water bodies with oil spills, how will this have a positive or negative effect on the environment? Discuss. ठीक है, तो अब अपन ये देखते हैं। थर्ड क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट इसका क्या है, oil spills can be treated and the environment become better, cleaner, water become more potable, safe for aquatic forms, safe for water birds like seagulls. इनको वहां पे अपन यूज कर सकते हैं। नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा,
द बैक्टीरिया कैन म्यूटेट, हो सकता है बैक्टीरिया में म्यूटेशन हो जाए, इसके चांसेस एनी हाउ रहते हैं। कैन हार्म अदर ऑर्गेनिज्म, कैन कॉन्जुगेट विद अदर नॉन virulent form and make them superbugs with detrimental effect, unpredictable for longer duration. It may reduce the dissolved oxygen and leading to mortality of aquatic organs. यानी कि ऑक्सीजन जो वहाँ पे प्रेजेंट है उसकी कमी हो सकती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया आएगा वो उस ऑक्सीजन को यूज करने लग जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि आपका जो पूरा पेपर होता है उसके अंदर 33 क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से ABCD करके वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड होता है और कैसे उसमें पहले ऑब्जेक्टिव आते हैं, एसेशन रीजन आते हैं, अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ्स पूछे जाते हैं, डायग्राम्स पे आपको फोकस करना और उसके पास पैसेज वाले बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल उतना हाई नहीं होता है, पर उस टाइम पे क्या है, आपको वहाँ पे ऑप्ट कैसे करना है, आपको लिखना कैसे है, वो ज़्यादा मैटर करता है। डायग्राम पे फोकस करना है, लेबल्ड होना चाहिए डायग्राम, आप टेबल्स बनाइए, वहाँ पे फ्लो चार्ट्स बनाइए। अगर आपको लग रहा है कि अब लास्ट में आपके पास समय नहीं बचा है, बड़ा क्वेश्चन है, तो आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं और उससे आपको क्या है, ईजी रहेगा। हमेशा पॉइंट्स में क्वेश्चन के आंसर को लिखे ताकि टीचर के लिए भी पढ़ने में इजी रहे, होश पोश वहाँ पे कुछ भी नहीं लगे। तो इस तरीके से हमने थोड़ी सी आपकी हेल्प करने की कोशिश करी। आई होप कि आपको ये क्लास हेल्पफुल रहेगी और आपको ये पसंद भी आई होगी और आपके 12th के बोर्ड्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।